नमस्कार साथियों। आज हमारा एक नया टॉपिक है और नया टॉपिक तो है ही है, साथ में एक नया विषय भी है। हमने आपकी जो पुरानी क्लासें ली हैं, 2 क्लासें अभी तक ली हैं, उनमें हमने भारत का भूगोल पढ़ाया है और आज हम पढ़ाने जा रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था। तो साथियों, आप ध्यान दीजिए, भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है तो आप इसको हम समझेंगे। देखिए मेरे साथियों, भारतीय अर्थव्यवस्था की हम बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है, इसका एक सामान्य परिचय, इसका भारतीय अर्थव्यवस्था का सामान्य परिचय। अब सामान्य परिचय क्या है कि किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था होती है वो किस तरह पे आधारित है। कि दुनिया में जो अर्थव्यवस्थाएं होती हैं मोस्टली तीन होती हैं। वैसे तो हम बहुत ज़्यादा ले सकते हैं, लेकिन हम मोस्टली तीन अर्थव्यवस्थाएं पढ़ती हैं विश्व की, और वो किस प्रकार हैं, किस प्रकार कार्यान्वित होती हैं, इसकी चर्चा होती है। तो हम भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ें तो सामान्य परिचय में हम पहला पढ़ें। तो देखिए, अगर हम सामान्य परिचय की बात करते हैं तो जो हमारी पहली अर्थव्यवस्था होती है तो वो होती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। देखिए, पूंजीवादी अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करेंगे तो ये जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, ये 1776 में प्रारंभ हुई। ये 1776 में प्रारंभ हुई। और ये कहाँ से प्रारंभ हुई? ये प्रारंभ हुई अमेरिका से। अब अमेरिका से कैसे है? जैसे हमारे भारत पर किसने कब्जा किया? हमारे भारत पर ब्रिटेन ने कब्जा किया, फ्रांस ने किया, और सर्वाधिक हमें लूटा किसने? ब्रिटेन ने। ब्रिटेन का हमारे ऊपर शासन था। इसी प्रकार जो ब्रिटेन है, जिसको प्राचीन समय में ब्रिटिश कहते थे, इसने अमेरिका पर भी कब्जा किया। अमेरिका के लगभग अधिकतर हिस्सों पर 1776 से पहले जो किसका कब्जा था, वो ब्रिटिश का कब्जा था। और 1776 से पहले लगभग 1773 के आसपास अमेरिका में भी ब्रिटिश के खिलाफ आंदोलन हुआ। जब ब्रिटिश के खिलाफ आंदोलन हुआ तो अमेरिका को, आप सब जानते हैं, अमेरिका का जो स्वतंत्रता दिवस है वो 4 जुलाई को मनाया जाता है। तो अमेरिका 4 जुलाई में स्वतंत्र हुआ, ब्रिटिश का वहां से कब्जा हटा। तो वहां पर जब ब्रिटिश का कब्जा हटा तो अमेरिका ने जो अर्थव्यवस्था अपनाई, वो कौन सी अपनाई? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कैपिटलिज्म इकोनॉमी, लेकिन हम हिंदी में पढ़ा रहे हैं तो हम हिंदी की बात करेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है वो 1776 में, कहा से? अमेरिका से। अमेरिका के एक अर्थशास्त्री हैं एडम स्मिथ। इनका नाम है एडम स्मिथ। इन्हें अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। इन्हें अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। अब इनकी एक किताब थी एडम स्मिथ की, वो थी वेल्थ ऑफ नेशंस। इनकी एक किताब थी जिसका नाम था वेल्थ ऑफ नेशंस। अब इस वेल्थ ऑफ नेशंस में इन्होंने अर्थशास्त्र के जो मुख्य सिद्धांत हैं वो दिए, और इसीलिए इनको एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। और एडम स्मिथ को साथ साथ पूंजी अर्थवादी अर्थव्यवस्था का भी जनक माना जाता है, कि पूंजीवाद अर्थव्यवस्था जो है एडम स्मिथ ही लेके आए। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति है, या हम यहाँ लिख सकते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के लाभ क्या हैं। देखिए, ये अमेरिका से प्रारंभ हुई। एडम स्मिथ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जनक हैं, और साथ ही साथ ये हमारे पूरे अर्थशास्त्र के जनक भी हैं। इनकी एक पुस्तक है वेल्थ ऑफ नेशंस। ये वेल्थ ऑफ नेशन इनकी पुस्तक है। साथ ही पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से लाभ क्या होते हैं, इसमें क्या होता है? निजी संपत्ति, निजी संपत्ति। जैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब है सरकार हर चीज को प्राइवेट कर देती है, निजी हाथों में दे देती है। अब जैसे हमारे यहाँ है, अब बड़े बड़े उद्योगपति हैं, आप उनकी कंपनियां लीजिए, वो गवर्नमेंट क्या करती है? सारा काम कंपनियों से कराती है, और कंपनियों के लोग काम करते हैं। तो हम नौकरी सरकार की न करके किसकी करते हैं? कंपनियों की नौकरी करते हैं। और प्रॉफिट कौन ले जाता है? कंपनियां ले जाती हैं। सरकार उन पर मामूली सा टैक्स लगा देती है, बस। तो निजी संपत्ति बना सकते हैं।
अब आयोजन व्यक्तिगत, जो हमारी योजनाएं बनती हैं वो व्यक्तिगत बनती हैं, वो कंपनियों के आधार पर बनती हैं, न कि देश के आधार पर। वो उस व्यक्ति की निजी इच्छा होगी, उस तरह से वो बनाता है। साथ ही साथ व्यापारिक स्वतंत्रता, उसको व्यापार की स्वतंत्रता होती है। सरकार का हस्तक्षेप न के बराबर। अब जो सरकार का हस्तक्षेप है वो क्या होता है, ना के बराबर होता है। सरकार का इसमें कोई हस्तक्षेप ज्यादा नहीं होता है। तो क्या है, इसके लाभ क्या है कि व्यक्ति निजी संपत्ति रख सकता है। आयोजन की व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है कि वो उन योजनाओं का कैसे निर्माण करे, कैसे लागू करे। व्यापारिक स्वतंत्रता होती है कि उसको अपना व्यापार कितना ज्यादा तक बढ़ा सकता है, तो वो उसके हक में है। सरकार का हस्तक्षेप ना के बराबर है, सरकार का इसमें कोई ज्यादा हस्तक्षेप नहीं होता है। अब देखिए इसकी हानि क्या है वो समझिए। अमीर गरीब में अंतर बढ़ जाता है। देखिए इसकी हानि क्या है, अमीर और अमीर होता जाता है, गरीब और गरीब होता जाता है। क्योंकि इसमें जो गरीब आदमी वो नौकरी करता है उसे बहुत ज्यादा पेमेंट वगैरह नहीं मिलता, बहुत ज्यादा सैलरी वगैरह नहीं मिलती है। लेकिन अमीर दिन ब दिन क्या है, बहुत ज्यादा अमीर होता जाता है। वर्तमान में ये हालात हमारे देश में दिख रहे हैं। जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो कितना ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं, और आम आदमी को दो वक्त की रोटी की भी जो है नसीब सही से नहीं हो पा रही है। अमीर गरीब में अंतर बढ़ जाता। साथ ही साथ इसकी हानि क्या है, साथ ही साथ इसकी हानि क्या है, समान विकास न होना। इसमें समानता के साथ विकास नहीं होता। इसमें जैसा उद्योगपति चाहते हैं वैसा विकास होता है। जैसे देखते हैं आप, बड़े बड़े एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, लेकिन बड़े बड़े एक्सप्रेस वे कितने लोगों के लिए बन रहे हैं, कुल देश की 5% आबादी के लिए। बाकी 95% आबादी कहाँ है, वो गांव में रहती है, कस्बों में रहती है। वो तो इन एक्सप्रेस वे पे कभी चल भी नहीं पाती। क्यों कि इतना महंगा टोल हो जाता है। आप देखिए हमारा आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे है, ये तो चलो तब भी ठीक है। अभी नया एक्सप्रेस वे बनाया है गंगा एक्सप्रेस वे, इतना टोल महंगा है कि जब आप मेरठ से चलेंगे और प्रयागराज तक पहुंचेंगे तो लगभग 2,000 रुपए का तो टोल टैक्स ही हो जाएगा। एक बेचारा 2,000 रुपए का टोल टैक्स हो जाएगा। एक आम आदमी 2,000 रुपए से मिलते नहीं है, मुश्किल से 400-500 रुपए तो उसे दिन पे मिलते हैं, और वो 2,000 रुपए किसमें लग जाएंगे, टोल में लग जाएंगे। तो क्या है कि अमीर गरीब में जो है अंतर तो बढ़ ही जाता है, समान विकास नहीं होता है। अमीरों का ही विकास होता जाता है और गरीबों का विकास नहीं होता है। अत्यधिक गरीबी बढ़ जाना, अत्यधिक गरीबी बढ़ जाना, इस चीज से अत्यधिक गरीबी तक बढ़ जाती है। आप देखते हैं भारत में अभी 80 करोड़ लोग राशन ले रहे हैं, तो सोचिए कितनी गरीबी हमारे देश में बढ़ी, कितनी गरीबी हमारे देश में बढ़ रही है, जबकि 80 करोड़ लोग राशन ले रहे हैं। तो आपकी समझ में आया कि लाभ क्या है, निजी संपत्ति रख सकते हैं, आयोजन व्यक्तिगत होता है, व्यापारिक स्वतंत्रता होती है, सरकार का हस्तक्षेप ना के बराबर होता है। हानि क्या है, अमीर गरीब में अंतर बढ़ जाना, समान विकास न होना, अत्यधिक गरीबी बढ़ जाना। साथ ही साथ इसकी हानियां एक नहीं है, कई हैं। उसमें एक लाइन से समझ लो, जब अमीर गरीब के बीच में अंतर बढ़ जाएगा तो क्या होगा, अमीर तो अपने अच्छे बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ाएगा, अच्छी शिक्षा दिलवाएगा, हर सुख सुविधा होगी, उसके वीआईपी बंगले बने होंगे, गाड़ियां होंगी, और एक एक व्यक्ति के पास 100-100 गाड़ियां होंगी, 20-20 गाड़ियां होंगी, 50-50 गाड़ियां होंगी। और एक तरफ ऐसा व्यक्ति होगा जिसको दो दो समय की रोटी खाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये आज वर्तमान में भारत की आप स्थिति को देख रहे होंगे कि जैसे जैसे हम पूंजीवाद की तरफ बढ़ रहे हैं, हमारा एक बहुत बड़ा वर्ग जो है वो गरीबी में जानबूझ के धकेला जा रहा है। सरकार को प्रयास करना चाहिए कि ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था तो लागू करें। विकसित देशों में भी पूंजीवाद लागू है, लेकिन वहाँ क्या है, वहाँ नियम और कायदे कानून है। हमारे भारत में कोई नियम कायदे कानून नहीं है, प्राइवेट लोग जो चाहे वो कर सकते हैं। आप देख भी रहे हैं डेली डेली, कहीं कोई गाड़ी चढ़ा दे रहा है, कहीं कोई थार चढ़ा दे रहा है, कहीं कोई कुछ चढ़ा दे रहा है लोगों पे, और व्यक्ति मर जाता है, और पुलिस भी जिसका व्यक्ति मरा है उनको जेल में डाल देती है।
ना कि अमीर आदमी पे कोई कार्रवाई करती है। आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा पूंजीवाद का, जिसको आप समझिए बहुत बेहतर तरीके से। अभी गुजरात में एक प्लेन हादसा हुआ, तो वहां लोगों को 1-1 करोड़ रुपए दिए गए, और अभी आगरा में ही एक व्यक्ति की एक थार चढ़ा दी एक अमीर के व्यक्ति ने, तो पुलिस ने जिस व्यक्ति जो खत्म हुआ है उसी के परिवार को 28 लोगों को रोड जाम के चक्कर में जेल में डाल दिया। मध्य प्रदेश से लोग उसके यहाँ शादी में आए थे, उसके घर में शादी थी, तो सोचिए फिरोजाबाद के, मध्य प्रदेश के, राजस्थान के लोग आए, उन तक को पुलिस ने उठा उठा के जेल में डाल दिया, लेकिन जिसने एक्सीडेंट किया उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। तो सोचिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है, पैसे से क्या करवा दिया जा रहा है, लोगों की हत्या तक करवा दी जा रही है। और ये हत्या नहीं है, ये संस्थागत हत्या है, ये किसी का रोड एक्सीडेंट नहीं हुआ, ये जानबूझकर कराई हुई हत्याएं हैं जिस पर कोई एक्शन नहीं होता। तो आप समझ सकते हैं, एक लाइन में समझ लीजिए कि अमीर गरीब में अंतर हो जाना, और जब अमीर गरीब में अंतर हो जाएगा तो शिक्षा में भी अंतर होगा, स्वास्थ्य में भी अंतर होगा, हमारे खाने पीने की चीजें उनमें भी अंतर होगा, हमारे रहन सहन में भी अंतर होगा। तो हानियां इतनी हैं वो आप 1-2 लाइनों से ही समझ सकते हैं, सारी लाइनों को लिखा के मुझे कोई फायदा नहीं है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो ये है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, अर्थात हर चीज को प्राइवेट कर देना, और एक तरीके से हम इसको समझ लेते हैं ठेकेदारी प्रथा। यहाँ समझ में आया। लेकिन भारत में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था लागू नहीं है, लेकिन भारत धीरे धीरे किसकी तरफ, पूंजीवाद की तरफ बढ़ रहा है। तो यहाँ तक मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा, इसको आप नोट कर लीजिए। अगला, पूंजीवाद के बाद है अगला हमारा समाजवादी अर्थव्यवस्था। देखिए, समाजवादी जो अर्थव्यवस्था जो प्रारंभ हुई है वो रूस से हुई है, रूस। और रूस से कब से, 1917 से। 1917 से, और 1917 में रूस में एक क्रांति हुई थी, बोल्शेविक क्रांति। और बोल्शेविक जो क्रांति हुई वो 1917 में हुई। इसी समय यहाँ पर एक दार्शनिक थे जिनका नाम था कार्ल मार्क्स, और इनकी एक पुस्तक थी दास कैपिटल। और यहीं से हमारी कौन सी अर्थव्यवस्था आई, समाजवादी अर्थव्यवस्था आई। 1917 में जब बोल्शेविक क्रांति हुई, तो ये बोल्शेविक क्रांति क्या थी, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं हमारे भारत से, आप समझिए बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, बड़े बड़े औद्योगिक संस्थान हैं, यहाँ के जो मालिक होते हैं वो अपने मजदूरों पे बहुत जुल्म करते हैं, और साथ ही साथ इन्हें इतना सैलरी नहीं देते या इतना वेतन नहीं देते हैं कि ये अपना उससे जीवन यापन कर सकें। आप देखते हैं अभी 1-2 महीने पहले हमारे ही देश में, नोएडा में, गुड़गांव में, जिसे हम दिल्ली एनसीआर कहते हैं, वहां पर कितना आंदोलन हुआ, और उसके बाद भी सरकार ने क्या पैसे बढ़ाए, कुछ नहीं बढ़ाए। 12-12, 14-14 घंटे ड्यूटियां ली जा रही हैं। और जब सरकार ने 1000-2000 के पैसे की बात आई, जब उन लोगों ने आंदोलन किया, तो सरकार ने उनसे पुलिस से लाठियां पड़वा दी और 1100 लोगों को जेल में भेज दिया। सोचिए आप, तो क्रांति क्या है, क्रांति यही है कि जब लोग विरोध में आते हैं तो उन पर जुल्म किया जाता है। तो इसी के लिए 1917 में कहां पर, रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई। जब ये बोल्शेविक क्रांति हुई तो वहां पर एक व्यक्ति थे कार्ल मार्क्स, जो दार्शनिक है बहुत बड़े, इनकी एक किताब है दास कैपिटल। तो इन्हें क्या है, समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक माना जाता है, समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक माना जाता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है, तो इसका मतलब है समानता का स्तर होना चाहिए, समानता का स्तर होना चाहिए, सभी को लाभ मिले, सभी को इसका लाभ मिले। आयोजन सरकार के हाथ में, अर्थात जो देश के एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, जो देश की मेट्रो बन रही है, या देश में जो भी विकास हो रहा है वो सरकार करे, सरकार उस पर नियंत्रण रखे।
जिससे क्या है, हर किसी को लाभ मिले, कोई उसका मिसयूज न कर पाए। सभी को लाभ मिले का मतलब ही यही है। समानता का स्तर होना चाहिए। अब एक समानता होनी चाहिए कि कोई इतना अमीर भी नहीं होना चाहिए कि किसी गरीब के जीवन पर नियंत्रण रखे, और कोई इतना गरीब भी नहीं होना चाहिए कि दो दो पैसे के लिए अपने जो है मालिक पर निर्भर रहे। तो सरकार को ये प्रयास करना चाहिए। अब देखिए, हमने कहा समानता का स्तर, तो आप कहेंगे समान तो कभी हो ही नहीं सकते। तो समान तो सभी नहीं हो सकते, लेकिन एक क्रम निर्धारित कर दिया जाता है, और वो क्रम किस पर निर्धारित होता है? वो होता है योग्यता पर। जैसे मैं आपको एक हायरार्की देता हूं, या हम देते हैं एक पद सोपान। क्या देते हैं आपको? एक पद सोपान। अब ये पद सोपान का मतलब क्या है? ये पद सोपान का मतलब क्या है, हम योग्यता पे देखते हैं। जैसे पद सोपान आप किसका लिख रहे हैं? पुलिस का। हम आपको एक एक करके सब बताएंगे। पद सोपान। अब पद सोपान में क्या है? जैसे पुलिस है, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। जैसे सबसे कम योग्यता वाला व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? होमगार्ड। भाई सबसे कम योग्यता है तो पुलिस में क्या है? होमगार्ड है। इससे ऊपर आता है तो हम उसे क्या कहते हैं? आरक्षी। आप इंग्लिश में कहते हैं कांस्टेबल, और इसमें कहते हैं आरक्षी हिंदी में। उससे ज्यादा योग्यता है तो उसको हम क्या कहते हैं? मुख्य आरक्षी। तो हम उसको क्या कहते हैं? मुख्य आरक्षी। और इससे भी ज्यादा है तो हम उसको क्या कहते हैं? दरोगा। उसे हम इंग्लिश में कहते हैं एसआई। मैं आपको शुद्ध हिंदी में बता रहा हूँ, क्योंकि हमारा ये हिंदी का चैनल है, तो हिंदी में। इंग्लिश वाला होगा तो हम उसमें इंग्लिश बताएंगे। दरोगा। इससे ऊपर है तो उसको हम क्या कहते हैं? इंस्पेक्टर। इससे अगर ऊपर होता है, इंस्पेक्टर को ही थानेदार बनाया जाता है। इससे ऊपर होता है तो हम क्या कहते हैं उसे? हमारे यहाँ कहते हैं उसको सीओ। तो ये हायरार्की है किसके अनुसार? योग्यता के अनुसार। इनकी परीक्षाएं होती हैं और उसी प्रकार से इनको तैनात किया जाता है। तो इससे क्या है कि हमारी योग्यता के आधार पर हमको चीजें मिल रही हैं। तो क्या हो गया? सीओ। इससे ऊपर क्या होता है? इससे ऊपर होता है हमारा पुलिस अधीक्षक। पुलिस अधीक्षक। इससे ऊपर क्या है? हमारा डीआईजी, फिर आईजी, फिर एडीजीपी, फिर डीजीपी। अर्थात हम कहते हैं कि होमगार्ड, होमगार्ड के ऊपर आरक्षी, आरक्षी के ऊपर मुख्य आरक्षी, दरोगा, इंस्पेक्टर, सीओ, पुलिस अधीक्षक। तो क्या है? एक योग्यता के अनुसार। देखिए, सबको तो समान हम नहीं कर सकते, लेकिन हम एक परीक्षा के माध्यम से, योग्यता के माध्यम से हम उसको क्या कर सकते हैं? हम उसको समानता की स्थिति से ला सकते हैं कि आपकी योग्यता जैसी है वैसा आपको मिल रहा है। लेकिन हमारे यहाँ वर्तमान में ये नहीं हो रहा है। हमारे यहाँ वर्तमान में क्या हो रहा है? हमारे यहाँ वर्तमान में सब कुछ प्राइवेट किया जा रहा है, और आप देख भी रहे होंगे। इसीलिए नीट का आंदोलन, इसीलिए तरह तरह के जो है पेपर लीक हो रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है? सबको समान रूप से सम्मानित करे, सबको समान रूप से स्थापित करे। और इसके लिए क्या है? 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई, और रूस में सबसे पहले समाजवादी अर्थव्यवस्था लागू हुई। आप समझ सकते हैं। जैसे राजस्व विभाग है तो उसमें भी ऐसी हायरार्की है। सबसे नीचे लेखपाल है, लेखपाल के ऊपर क्या है? कानून गो है, कानून गो के ऊपर राजस्व निरीक्षक है, फिर तहसीलदार है, एसडीएम है, डीएम है। तो ऐसे करके ये क्या है? पद सोपान है आपकी योग्यता के अनुसार। अर्थात ये हमारी समाजवादी अर्थव्यवस्था है। और समाजवाद का मतलब ही है समाज को मिलजुल कर रहे, और समाज सामूहिक प्रगति करे, एक तरफा नहीं। अब आते हैं इसी समाजवाद का एक छोटा सा रूप है, इसी समाजवाद का एक छोटा सा रूप है, और उसको क्या कहते हैं हम? साम्यवाद। उसको हम क्या कहते हैं? साम्यवाद। जो 1949 में किसने अपने यहाँ लागू किया? चीन ने। शुरुआत में तो इसने लगभग समाजवादी ही किया था, लेकिन 1949 के बाद लगभग 1982 के आसपास आते आते चीन में पूरी तरह साम्यवाद लागू हो गया। चीन में पूरी तरह साम्यवाद कैसे लागू हुआ? देखिए, चीन में हमारे क्या है? एक पार्टी की सरकार है। चीन में क्या है हमारे? एक पार्टी की सरकार है चीन में। और साथ ही साथ यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर जितने भी हमारे उद्योग हैं उनमें सबसे ज्यादा क्या किया जाता है? उनमें हमारे सबने क्या किया जाता है कि हर व्यापार में, हर उद्योग में, हर व्यापार में, या हर चीज में क्या होता है? जो व्यक्ति काम करते हैं, जो व्यक्ति काम करते हैं, उन्हें काम के आधार पर, काम के आधार पर वेतन। तो हमारे यहाँ क्या है? जो व्यक्ति काम करते हैं
तो चीन में काम के आधार पर वेतन मिलता है। हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ काम के आधार पर वेतन नहीं है। हमारे यहाँ क्या है, 10,000 रुपये दे देंगे और कहेंगे नहीं इंसेंटिव। जब इंसेंटिव की बारी आएगी कि अरे नहीं ये नहीं है वो नहीं है, और काट लेंगे और नहीं देंगे। अर्थात हमारे यहाँ इसका भेदभाव बहुत ज्यादा करते हैं। तो चीन क्या है, चीन साम्यवाद लागू किया 1949 में, और आज आप देखिए वो काम के आधार पर वेतन देता है। जब काम के आधार पर वेतन होगा तो लोग ज्यादा से ज्यादा काम करेंगे और ज्यादा से ज्यादा वेतन की अर्निंग करेंगे, जिससे क्या होगा कि कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि नहीं सरकार हमारे साथ भेदभाव कर रही है, या हमारे काम में जो हम जितना काम करते हैं उतना हमको वेतन नहीं मिलता है। अब हमारी तीसरी जो अर्थव्यवस्था है, वो तीसरी अर्थव्यवस्था जो है हमारी, वो है मिश्रित अर्थव्यवस्था। और जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है वो हमारी कहां से शुरू हुई है, वो ये हमारी फ्रांस से। और ये कब से, 1789। 1789 में एक क्रांति हुई थी, उसे हम कहते हैं फ्रांस की क्रांति। देखिए 1917 में 1789 में फ्रांस का राजा था लुई सोलमा। आप सबने 9th 10th में पढ़ा होगा। क्या था नाम उसका, लुई सोलमा। इसकी रानी थी मैरी एंतोइनेट, जो ऑस्ट्रिया की क्या थी, जो ऑस्ट्रिया एक देश पड़ता है उसकी राजकुमारी थी। और ये क्या थी, जो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी, राजा का काम क्या था कि अपनी रानी से प्रेम करना, अर्थात कह सकते हैं शराब से प्रेम, बहुत शराब पीता था, शराब से प्रेम करना, और शबाब से अपनी पत्नी से प्रेम करना। देश की इसको कोई चिंता नहीं थी। देश में जो आम आदमी था वो धीरे धीरे इतनी महंगाई बढ़ती जा रही थी। आप सबने ये 9th 10th में पढ़ा जरूर होगा, जब आप 9th 10th में एसएफटी हो गए तो आपने सबने ये पढ़ा होगा। तो क्या था कि महंगाई इतनी बढ़ती जा रही थी और राजा को कोई चिंता नहीं थी। फ्रांस की जो मुद्रा थी लिब्रे, अर्थात फ्रांस में 10 अरब लिब्रे, सोचिए 1789 में कर्ज बढ़ गया। देश के सारे जो है बैंकें थी या जो बड़े बड़े संस्थान थे वो सारे घाटे में जाने लगे। आम जनता जब परेशान हो गई तो उसने मूवमेंट किया, उसने आंदोलन किया और राजा को यहाँ से सत्ता से उखाड़ फेंका। उसी समय राजा ने क्या किया कि यहाँ पर मिश्रित अर्थव्यवस्था लागू की। यहाँ पर मिश्रित अर्थव्यवस्था लागू की। और जब मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत में लागू फ्रांस में लागू की गई तो मिश्रित का मतलब है, सीधे से सीधे हम कह सकते हैं मिश्रित का अर्थ है कि यहाँ पूंजीवाद भी होगा। जो निजी अपना उद्योग लगाना चाहे वो निजी लगाए, और जो सरकारी लगाना चाहता है वो सरकारी लगाए। तो मतलब सरकारी भी है, समाजवाद भी है और पूंजीवाद भी है। साथ ही साथ इसी चीज को 6 अप्रैल 1948 को हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने भारत में लागू किया। कब भारत में लागू किया, और इसका उल्लेख कहां से मिलता है, तो वो मिलता है भारत की खोज किताब है। पंडित नेहरू की एक किताब है भारत की खोज, जिसमें इसका उल्लेख मिलता है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया। बहुत फेमस किताब है नेहरू जी की, उसमें ये सब चीज मिलती है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था लागू की। मिश्रित का अर्थ समझ गए। अब मिश्रित का अर्थ आप पूरी तरह भारत से समझिए कि भारत में प्राइवेटाइजेशन भी है, प्राइवेट में नौकरी करे, प्राइवेट में सरकारी भी है, हमारे सरकारी बैंक भी है, सरकारी आर्मी है, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेज है, पुलिस है, हर डिपार्टमेंट सरकारी है। सरकार में जाना चाहे तो आप सरकारी में जाएं, प्राइवेट में जाना चाहे तो आप प्राइवेट में जाएं। लेकिन धीरे धीरे अब क्या है, धीरे धीरे वो हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है वो समाज मिश्रित न रहकर पूंजीवादी बन रही है। आप देखते हैं देश के सबसे 80% संस्थान प्राइवेट हो चुके हैं और धीरे धीरे सब कुछ प्राइवेट होता जा रहा है। तो आप यहाँ तक समझेंगे। आगे ये मैंने बहुत ही जो है शॉर्ट में कराया है, जिससे आपको बेहतरीन समझ में आए। धीरे धीरे हम इसकी वीडियो की रफ्तार भी बढ़ाएंगे और आपके सिलेबस की भी रफ्तार बढ़ाएंगे। तब तक के लिए यहाँ तक ही पढ़िए और यहाँ तक इसको नोट करते जाइए और इसको समझते जाइए, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसके साथ साथ कमेंट जरूर करें आपको किस पर वीडियो चाहिए, तो हम वो भी आपको बना के देंगे। और हमारे हमारे भूगोल को भी 2 वीडियो पढ़ चुके हैं। अभी हमारा अर्थशास्त्र का अर्थव्यवस्था का वीडियो था, आगे हमारा इतिहास का, भारतीय राज्य व्यवस्था, बायो और सभी के वीडियो धीरे धीरे आते जाएंगे। और प्लीज आपसे एक ही है
कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली क्लास अटेंड कीजिए, जिससे हमें आपके दृष्टिकोण से हमारा मनोबल बढ़ेगा। आप सभी के लिए धन्यवाद।